नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पुलवामा अटैक को लेकर और जम्मू एंड कश्मीर में करप्शन को लेकर सत्यपाल मलिक यहां पे बहुत कुछ बोल गए। सत्यपाल मलिक वैसे बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं। बीजेपी के बिहाफ पे 4 स्टेट्स में गवर्नर रह चुके हैं और अभी इन्होंने ये बोला कि पुलवामा अटैक जो हुआ था वो सरकार की गलती की वजह से हुआ था और भी बहुत कुछ बोल गए। करप्शन में 2 केसेस की फाइल क्लियर करने को इनको 300 करोड़ रुपए ऑफर हुए। इन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई तो इनका ट्रांसफर एज अ गोवा का गवर्नर कर दिया गया। पुलवामा अटैक में जो 2500 सोल्जर्स का काफिला जा रहा था तो सीआरपीएफ ने सरकार से, होम मिनिस्ट्री से एयरप्लेन का विजिट मतलब ट्रेवल मांगा था, बट होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया था और बाद में ग्राउंड लेवल पे अटैक हो गया और इतने किलो आरडीएक्स जम्मू एंड कश्मीर में 15-20 दिन खुला घूम रहा था और इंटेलिजेंस इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि इतना किलो आरडीएक्स पाकिस्तान से आया है, तो ये भी अपने आप में एक इंटेलिजेंस फेल्योर है। तो इन सब चीजों के लिए यहाँ पे सत्यपाल मलिक अब सीधे की सीधे केंद्र की सरकार को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नाम ले लिया। अब बहुत लॉजिकल है दोस्तों कि ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये अपने आप में बहुत एक्सप्लोजिव है। ये पर्टिकुलर न्यूज यहाँ पे किस प्रकार से काम कर रही है कि ये रूलिंग पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रूलिंग पार्टी बोल रही है कि जो यहाँ पे सारे इल्जाम लगाए गए सत्यपाल मलिक के द्वारा वो गलत है। अब जो लोग हैं देश के वो ओवरऑल इस न्यूज को अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से देखेंगे। जो एक पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर है वो दूसरे को गलत बोलेगा, जो दूसरे का सपोर्टर है वो पहले को गलत बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो बीजेपी पार्टी का अपोजिशन में है, केंद्र की सरकार को सपोर्ट नहीं करता, वो बोलेगा कि देखो हम तो पहले से कह रहे हैं कि करप्शन हो रहा है केंद्र की सरकार में, कोई मानता ही नहीं, अब देखो करप्शन का साक्ष्य सामने आ गया। जो ओवरऑल बीजेपी का सपोर्टर है वो क्या बोलेगा कि अरे भाई सत्यपाल मलिक की बात को आप कैसे जान सकते हो, ये तो पार्टी हॉपर है, ये तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1980 से लेकर 1989 तक राज्यसभा के मेंबर रहे, 2 पॉलिटिकल पार्टीज के इन्वॉल्व थे जिसमें से एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद जनता दल की तरफ से ये इसके लोकसभा के मेंबर बने। उसके बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पे लोकसभा का इलेक्शन लड़ा पर जीते नहीं। उसके बाद बीजेपी पार्टी में चले गए और बीजेपी पार्टी से 4 स्टेट के गवर्नर रहे, पहले बिहार के, फिर जम्मू एंड कश्मीर के, फिर गोवा के, फिर मेघालय के। मेघालय के गवर्नर का टेन्योर 3 अक्टूबर 2022 को खत्म हो गया। उसके बाद से कोई प्रॉपर ऑफिस मिला नहीं है, तो चूंकि अब प्रॉपर ऑफिसर मिला नहीं है तो उनको गुस्सा आ गया, तो अब ये इस तरीके से बकवास कर रहे हैं। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग अलग अलग प्रकार से इस पर्टिकुलर न्यूज को देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अपोलॉजी मानिए, सत्यपाल मलिक ने बहुत गलत तरीके से गलत लोगों के ऊपर इल्जाम उठाए हैं। इन्होंने बोल दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं तो सच बोल रहा हूं। इस कंटेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पे जरूरी हो जाना ये जानना कि जब हायर लेवल पे कोई सीक्रेट काम होता है, कोई आप कह लो हाईली कॉन्फिडेंशियल काम होता है, तो क्या उसके बारे में इस प्रकार से मिनिस्टर्स आके खुलेआम बोल सकते हैं? मिनिस्टर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज बोल लीजिए। गवर्नर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है। सत्यपाल मलिक उस समय पे जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे। इन्होंने ये भी बोला सत्यपाल मलिक ने कि ओवरऑल उनको बताया नहीं गया कि ये जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का हटाया जाने वाला था, नहीं तो ये बोलते, जाके रिक्वेस्ट करते कि मत हटाइए, ग्राउंड लेवल पे बवाल हो सकता है। तो आपका ध्यान जाना चाहिए एक आर्टिकल की तरफ दोस्तों, आर्टिकल 75 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 75 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगर आप क्लॉज 4 में जाओगे तो देखिए क्या लिखा हुआ, बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एड ऑफ सीक्रेसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पस इन द 3rd शेड्यूल। मतलब ओवरऑल जब सेंट्रल के कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई मिनिस्टर एंट्री मारता है तो उसको एक ओथ, एक शपथ लेनी होती, जिस शपथ में ये साफ साफ लिखा है कि वो सीक्रेसी के प्रिंसिपल्स को मानेगा। मतलब देखिए क्या है कि एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर की तरह आपको बहुत सारे सेंसिटिव डिसीजन लेने हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक कंबाइंड बॉडी की तरह काम करता है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गिरा तो सारे के सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। तो जब आप ऑफिशियल डील कर रहे हो और हाईएस्ट लेवल की डीलिंग कर रहे हो तो वहां पे आपको सीक्रेसी रखनी पड़ेगी। आप चाहे डिसीजन से खुश हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, चाहे ना खुश हो, पॉलिटिकली वो सही हो या गलत हो, अगर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, आपने एसेंट दी है तो आपको उस डिसीजन पे अबाइड करके रखना पड़ेगा और उसको सीक्रेट भी रखना पड़ेगा। क्योंकि कुछ चीजें बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो ओपन पब्लिक में नहीं आ सकती। जैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे प्रॉपरली क्या हो रहा है ये सरकार डील कर रही है और बहुत ज्यादा पब्लिकली इसके डिटेल्स रिलीज नहीं किए गए। उसका बहुत सिंपल लॉजिक है। लॉजिक सिंपल ये है कि देश की जनता भावुक होती है। देश की जनता को भड़काना और बरगलाना बहुत आम बात है, बहुत कॉमन बात है, बड़े आराम से ये किया जा सकता है। और भावुकता में देश से रिलेटेड डिसीजंस नहीं लिए जाते, नेशनल डिसीजंस सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए जो हायर टॉप लेवल पे लोग बैठते हैं ना, उनको सीक्रेसी की ओर दिलाई जाती है, चाहे फिर वो केंद्र की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर हो, चाहे वो राज्य की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर हो। जो हायर लेवल पे ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं दोस्तों, उनके पास भी ऐसी सीक्रेसी की ओथ होती है। इनफैक्ट ओथ क्या, देखिए
सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, और वो भी ऑल इंडिया सर्विसेज में जो हायर लेवल पे ऑफिशियल्स काम करते हैं उनके ऊपर तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जो सीक्रेट सर्विसेज NIA और रॉ जैसी एजेंसीज में लोग काम करते हैं उनका तो अब पता ही नहीं चल पाएगा कि ये काम कहां कर रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं होगा कि कौन सा इंसान कहां काम कर रहा है, उसका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, सब टॉप लेवल सीक्रेट होता है। तो अगर केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार का मिनिस्टर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में डिसीजन लेता है तो उसने एक सीक्रेसी की ओथ ले रखी है, मतलब सीक्रेसी की ओथ है कि हाँ भाई मैं जो अपने ऑफिशियल डिसीजन ले रहा हूं अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है उनको रिलीज करना तो मैं उसको किसी को नहीं बताऊंगा। और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, चाहे केंद्र की सरकार के हो चाहे राज्य की सरकार के हो, वो भी अपने कोड ऑफ कंडक्ट से बाध्य होते हैं। अपनी ऑफिशियल कैपेसिटीज में लिए हुए डिसीजन के बारे में वो ज्यादा बाहर की दुनिया में गा नहीं सकते। बहुत सिंपल लॉजिक है। लेकिन जब बात आती है गवर्नर के ऑफिस की, अब देखिए अगर आप आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चले जाएं तो आर्टिकल 164 के अंदर आपको नजर आएगा क्लॉज 3 में कि गवर्नर ओवरऑल राज्य की कैबिनेट के मिनिस्टर को ओथ दिलाता है सीक्रेसी की। मतलब गवर्नर उस राज्य के मिनिस्टर को सीक्रेसी की ओथ दिला रहा है कि हां भाई तुम ऑफिशियली जो भी डिसीजंस लोगे अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो तुम बाहर लीक नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम क्या गवर्नर बाध्य है इनको ना लीक करने के लिए? देखिए गवर्नर एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। गवर्नर इज नॉट एन ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो अलग बात है कि बहुत से राज्यों में जो गवर्नर होते हैं वो केंद्र की सरकार के हिसाब से काम करते हैं और जो राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अक्सर कर इल्जाम लगाती रहती है कि भाई ये हमारे काम में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। आप केरला की बात देख लो, आप तमिलनाडु की बात देख लो, आप वेस्ट बंगाल की बात देख लो, यहाँ के गवर्नर्स के अगेंस्ट यहाँ की सरकारें बोलती रहती हैं। स्टालिन ने तो अभी रेजोल्यूशन पास कर दिया तमिलनाडु में अपने गवर्नर RN रवि के अगेंस्ट कि भाई ये हमारा भेजा हुआ कोई बिल ही पास नहीं कर रहे हैं। तो नॉर्मल का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्नर से परेशान है। ये एक ऐसा केस देखने को मिला है जहां पे गवर्नर ने केंद्र की सरकार को ही टारगेट कर दिया, बहुत सारे तरीके के इल्जाम लगा दिए गए। अब इससे रिलेटेड कोर्ट केसेस होंगे, सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा। ये मैटर कितना ऊपर उठता है वो तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। बट टेक्निकली देखिए यहां पे एक और लीगल पॉइंट निकल के आता है कि क्या सीक्रेसी का एलिमेंट गवर्नर के ऊपर भी लागू होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के ऊपर लागू है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के ऊपर लागू है, मिनिस्टर्स ऑफ द सेंट्रल एंड राज्य के ऊपर लागू है। तो क्या अगर एक गवर्नर ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई डिसीजन लेता है और वो डिसीजन काफी सीक्रेट है तो क्या उस डिसीजन के बारे में बोल सकता है? देखिए क्या होता है, अमूमन आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड और ओवरऑल किसी पर्टिकुलर स्टेट का दर्जा से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर तो एक स्पेशल सिचुएशन है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो गवर्नर उस समय पे प्लेस था उसको चीज़ों के बारे में पता चला। कहीं पे भी प्रेसिडेंट रूल लगता है, इमरजेंसी लगती है, वहां पर गवर्नर ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करने लगता है। और जब जो डिसीजन लिया गया था वो बहुत टॉप सीक्रेट तरीके से लिया गया था। तो उस समय पे क्या गवर्नर बाध्य नहीं है सीक्रेसी के क्लॉज से? तो क्या टेक्निकली अब केंद्र की सरकार इन सब बातों को रिलीज करने के लिए क्या गवर्नर के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है? ये बातें सही हैं या गलत हैं, ये अपने आप में एक अलग बात है। क्योंकि देखिए अगर केंद्र की सरकार ने डिसीजन लिया है कि जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हम हटाएंगे तो इसके लिए फिर गवर्नर से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जिन प्रॉपर पैमानों के बेसिस पे वो डिसीजन लिया गया वो पैमाने लीगली सुप्रीम कोर्ट में टिकते हुए नजर आ रहे हैं। तो उस कंटेक्स्ट में केंद्र की सरकार पहले गवर्नर से बात करती और फिर उसके रिकमेंडेशन के आधार पर स्पेशल स्टेटस हटाती नहीं हटाती, ये अपने आप में एक ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है। हाँ, पुलवामा में जो हमारे जवानों की मूवमेंट थी उस बात को लेकर कंट्रोवर्सी यहां डेफिनेटली होगी। एक और सवाल उठता है यहां पे कि ये सब कुछ जो हुआ था वो 2019 में हुआ था, आज 2023 में सारे रेवलेशंस क्यों किए जा रहे हैं? ये 4 साल में इतनी शांति क्यों थी? हालांकि मैं बता दूं कि करप्शन को लेकर ओवरऑल आवाज उठाई थी सत्यपाल मलिक ने 2022 में और उसको लेके कुछ सीबीआई की जांच भी इस समय पे जारी है। तो आपका इस सीक्रेसी की क्लॉज के रिस्पेक्ट में क्या बोलना है? क्या गवर्नर के ऊपर भी वो सीक्रेसी क्लॉजेस अप्लाई होने चाहिए? क्या कोई एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल होना चाहिए हमारे भारतीय संविधान में जो कि गवर्नर के ऊपर इस सीक्रेसी की क्लॉज को इंप्लीमेंट करे? इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अपनी ऊपर नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।